Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of March 2024. तो गाइस आज है तारीख 27 मार्च 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे ना। हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लाओस को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो ये एग्जैक्टली है क्या? ऑप्शन नंबर ए, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक डिवीजन है? या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जिसको यूरोपियन यूनियन ने स्पॉन्सर किया है? या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आज के हमारे द हिंदू अखबार में ही ये आर्टिकल मेंशन्ड है, जो कि अगर आप देखोगे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला। हादसा ये हुआ कि वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सा पुल है, उस पुल से एक जहाज़ टकराता है और टकराते यहाँ पर वो पूरा का पूरा पुल दोस्तों नीचे नदी में गिर जाता है। उस पर कई सारी गाड़ियाँ थी, वो सब यहाँ पर नदी में गिर जाती हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से जो टॉपिक है वो ट्रेंड कर रहा था। आपने देखा होगा जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करते हुए नज़र आ रहे थे। अभी आप देख पाओगे कुछ सिनेरियो, ये स्टार्टिंग का ऐसा था। ये बहुत बड़ा सा पुल है। ये जो पुल एग्जैक्टली अगर आपको दिख रहा है, इसका लेंथ देखोगे तो वो है 2.6 किलोमीटर। ये कुछ कम नहीं है। आप इमेजिन करो 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पुल। इसका नाम है फ्रैंकिस स्कॉट की ब्रिज। ये इतना बड़ा पुल है कि ऊपर सैटेलाइट से दिखाई पड़ सकता है। ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस हैं दोस्तों, ये आप देख पाओगे। ये है वो पुल, इतना लंबा चौड़ा। यही अभी जाकर इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये 1:30 AM के आसपास का टाइम था, लोकल टाइम, जिसके बेसिस पर यहाँ पर बताया जा रहा है। ये आप एक जहाज़ देख पाओगे, सीधा सीधा जा रहा है वो जहाज़। अब जहाज़ जाते जाते क्या होता है, सीधा जाकर इस वाले पिलर से, ये आप देख पाओ ना, पुल का एक पिलर है, इस पिलर से ज़्यादा टकरा जाता है। और टकराने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा जहाज़ है, इसमें ये बेसिकली कार्गो जहाज़ है, तो इसमें भी एक विस्फोट देखने को मिला। प्लस पिलर गिरते ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा पुल दोस्तों लगातार साथ में गिरता हुआ चला गया। एक बहुत बड़ा लॉस इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर हमने अमेरिका के अंदर में देखा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भाई जो यहाँ पर बैठा था व्यक्ति, जो शिप को चला रहे थे, उनको दिखाई नहीं दिया कि सामने एक बहुत बड़ा पिलर है। जबकि अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े स्पेसेस छोड़े गए हैं पुल के नीचे, जहाँ से आराम से जहाज़ निकलता है, जो कि रेगुलर बेसिस पर होता भी है। जहाज़ आते जाते रहते हैं, बट ये सीधा जाकर पुल में, इसके पिलर में टकरा गया। ऐसा यहाँ पर इसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा और जब जो जाँच है दोस्तों वो चल रही है। फिलहाल ये जो जहाज़ आपको दिख रहा है ना, ये जहाज़ है, इसका नाम है डली। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है डली, हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये जहाज़ बेसिकली सिंगापुर का है। सिंगापुर के झंडे के तहत यहाँ पर ये पूरा जहाज़ चल रहा था। 32,000 टन का ये जहाज़ है, जिसको 2015 में बनाया गया था। अब होता दोस्तों यह है कि इस जहाज़ में कई सारे कंटेनर्स, जैसे मैंने बोला कार्गो शिप है, तो कई सारे कंटेनर्स इसके ऊपर में रखे हुए हैं। ये जो ब्रिज है, इसके नीचे इतना बढ़िया स्पेस है कि यहाँ पे बहुत आराम से जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो अपने बहुत सारे कार्गो के साथ में इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, निकल सकते हैं। बट द थिंग इज़, अभी प्रॉब्लम हुई क्या एग्जैक्टली, उसके ऊपर एनालिसिस करना बाकी है। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर किसी का कोई जान नहीं गई है, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, या फिर जहाज़ के साथ में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि पूरे रिवर में पोल्यूशन हो जाता।
है ना, प्रदूषण फैल जाता। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमें जानना ज़रूरी है कि आखिरकार जो ये जहाज़ है वो पिलर से क्यों टकराया, जबकि इतने सारे स्पेस आपको नीचे देखने को मिल जाता है। आई होप इसके बारे में क्लैरिटी मिली है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल चर्चा में है, तो पूछ सकते हो कि भाई ये मैटर क्या है। इस मैटर के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा बेसिक चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा, ये पुल का नाम मैंने आपको बता दिया, फ्रैंकिस स्कॉट ब्रिज। दूसरी चीज़ यहाँ पर जहाज़ का नाम आपको पता चला, डली। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखना है यूएस के अंदर में ये कहाँ का इंसिडेंट है, तो यूएस में जो बाल्टीमोर है दोस्तों, वहाँ पर ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अभी देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब बात आती है यहाँ पर सेकंड आर्टिकल की। ये आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि इस लेक्चर में हम द हिंदू को तो कवर करते ही हैं। आज के जो हमारे एडिटोरियल होंगे, जैसे आज के एडिटोरियल में आप देख पाओगे तो एक स्टूडेंट से रिलेटेड एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है कि भाई जो बच्चा है उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर पड़ रहा है एग्ज़ाम का, फैमिली का। तो वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है द हिंदू तो हम कवर करते ही हैं, उसके साथ आपको जो इधर उधर भागने की ज़रूरत पड़ती है ना, यार ये भी कवर कर लें, ये कैसे कवर करें, डाउन टू अर्थ कैसे कवर करें, इंडियन एक्सप्रेस कैसे कवर करें, तो हर एक चीज़ का यहाँ पर आपको कवरेज मिल जाता है, ठीक है। तो एट द लास्ट अगर आप जब मंथली मैगजीन उठाओगे किसी भी कोचिंग सेंटर की या कोई सी मंथली मैगजीन उठाओगे, तो वहाँ पर आपको जब पढ़ते रहोगे ना तो मज़ा आएगा, कहोगे यार ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, जो केवल द हिंदू पढ़कर मैं कवर नहीं कर सकता था, वो मैं केवल एक लेक्चर से सारी चीज़ें कवर कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को मेमोराइज़ करें। लोग कहते हैं सर अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, कंसंट्रेशन कैसे करें, तो एक बार वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। हर एक चीज़ को रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जब पूरा दिन निकल जाए, आराम से शाम वगैरह हो जाए, तो इस चीज़ को रिकॉल करना कि आज के लेक्चर में पहला आर्टिकल क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, बिना देखे आराम से आंख बंद करो, रिकॉल करो। भाई इससे ना आईक्यू लेवल भी आपका इंक्रीज होता है। ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। कैसे याद रखें, और याद रखने का भी बढ़िया तरीका है। बाद में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको मज़ा आएगा, आपकी जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, हर एक चीज़ यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल बात करता है कि अमेरिका ने अभी एस्बेस्टोस को बैन कर दिया है दोस्तों। अब ये एस्बेस्टोस क्या है? एक खतरनाक मिनरल जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो सकती हैं, एक इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। तो ऐसा क्या है इसके अंदर में, क्या होता है, कैसे काम करता है, ज़रा इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूज़ मैंने आपको बताया कि यूएस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो हर प्रकार से जो ये खतरनाक एस्बेस्टोस है, इसकी हर प्रकार की फॉर्म को बैन करेंगे। एस्बेस्टोस की जब बात करते दोस्तों, तो एक प्रकार का ये मिनरल है, सिलिकेट मिनरल। और मैं आपको बताऊं, इस मिनरल के 6 अलग अलग ग्रुप्स हैं। ये उन 6 के नाम है, जैसे आप देख पाओगे एक्टिनोलाइट है, एमोसाइट है, उसके अलावा एंथोफाइलाइट है, फिर उसके बाद क्रोसोटाइल है, देन उसके बाद क्रोकिडोलाइट है, देन उसके बाद में ट्रेमोलाइट है। ये कुछ इसके 6 ग्रुप्स हैं इस सिलिकेट मिनरल्स के। किसके ग्रुप हैं? एस्बेस्टोस के, ध्यान रखिएगा। और ये जो एस्बेस्टोस है, अगर आप इनके ग्रुप्स को देखोगे तो अलग अलग 2 सब ग्रुप्स में बांट रखा है। एक तो होता है सर्पेंटाइन ग्रुप और दूसरा होता है एम्फीबोल ग्रुप। अब सर्पेंटाइन ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, जो सर्पेंटाइन वाला एस्बेस्टोस है, इसमें आता है स्पेशली क्रिसोटाइल, यानी ये वाला, या जिसको हम वाइट एस्बेस्टोस के नाम से भी जानते हैं। इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो एस्बेस्टोस है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट यूएसए अभी यहाँ पर हर प्रकार के एस्बेस्टोस के ऊपर बैन लगाने की बात कर रहा है। वो क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले यही जान लेते हैं कि सर ये एस्बेस्टोस एक मिनरल है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब बात यह है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ये भी तो जान लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर मिनरल है ना, इस पर गर्माहट, जब हम इसको जलाएंगे, हीट का कोई इतना असर होता नहीं है, तो इसमें आग नहीं लगेगी, नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। चाहे कितना ही टेम्परेचर बढ़ता चले जाए, इसमें आग नहीं लगेगी, है ना। काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लंबे समय तक टिकाऊ होता है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से एक समय पर छतों में दोस्तों इस एस्बेस्टोस का इस्तेमाल किया जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर ये गर्मी नहीं पकड़ेगा, दूसरा यहाँ पर इस पर बिजली का कोई असर नहीं होगा, और तीसरी मैंने आपको बताया इसकी स्ट्रेंथ अपने आप में मजबूत है ही। जैसे मैंने बोला, एक समय ऐसा था जब एस्बेस्टोस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे कंस्ट्रक्शन वाले मटेरियल्स के अंदर में, कंज्यूमर गुड्स में। और इंडिया के अंदर जो एस्बेस्टोस की रिक्वायरमेंट है, जैसे भारत में भी अभी एस्बेस्टोस का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया में नहीं मिलता वैसे ही, हम इसको ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं। रशिया, कजाकिस्तान, ब्राज़ील, चाइना से ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। और अगर आप अमेरिका की बात करोगे, जिसके डिस्कशन हम कर ही रहे हैं अभी, यूएसए में अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो एस्बेस्टोस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लोर एल्कली इंडस्ट्री के अंदर में।
जो कि क्लोरीन, ब्लीच है ना, कॉस्टिक सोडा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जब अच्छी चीज़ है तो बैन क्यों लगाना, क्या है रीज़न इसके पीछे का? रीज़न यह है दोस्तों, अगर ये एस्बेस्टोस किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है तो उस इंसान के लिए भी जानलेवा हो सकता है। ये बात खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंशन की है कि एस्बेस्टोस की सारी वेराइटीज़, यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सभी वेराइटीज़ जितनी भी प्रेजेंट हैं उससे कहीं ना कहीं एक इंसान को लंग कैंसर हो सकता है, मेसोथेलियोमा, देन उसके बाद में लारिंजियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों यहाँ पर हो सकती है। ऐसा यहाँ पे बोला गया। कहने का मतलब है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसके अंदर में एस्बेस्टोस प्रेजेंट है, अब वही छोटे छोटे एस्बेस्टोस के कंकड़, टुकड़े, फाइबर्स वो हवा में छूटते रहेंगे, और हवा में छूटने के बाद में मान लो आप वहाँ पे बैठे हो, सांस ले रहे हो, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपके बॉडी में पहुँचेंगे और वो लंग्स में जाकर रुक जाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वो लंग्स के अंदर में एक कैंसर को डेवलप कर देंगे। समझ गए? तो ये इस प्रकार से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हमारे बॉडी में कैंसर को कैसे डेवलप करता है, इसके पीछे का प्रोसेस जान लो। जो एस्बेस्टोस के फाइबर्स है, जैसे मैंने बोला, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचे और पहुंचने के बाद लंबे समय तक यहाँ पर टिक जाते हैं, और टिकने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से कैंसर को यहाँ पर बॉडी में डेवलप करते हैं। ये एक मेन रीज़न है इसके ऊपर बैन लगाने का। क्लियर? मज़ा आया? इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लिथियम के बारे में पूछा जा चुका है, ऐसे कई सारे मेटल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। चलिए एक और टॉपिक, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है कोकोआ बीन्स के बारे में दोस्तों। कोकोआ आपने देखा होगा, तो कोकोआ को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन आज के समय पर कोकोआ बीन्स का जो सप्लाई है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला, जिसकी वजह से अभी जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कोकोआ के, आइवरी कोस्ट और घाना, ये दोनों देश कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर नौबत ऐसी आ चुकी है कि इनको अपने सारे प्रोसेसिंग प्लांट्स को शट डाउन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोकोआ बीन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो इससे यहाँ पर पाउडर वगैरह, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट पाउडर वगैरह कैसे बनाया जाएगा? समझ गए? तो कोकोआ बीन्स के शॉर्टेज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। कहाँ पर? आइवरी कोस्ट और घाना में। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दुनिया में ये दोनों देश ऐसे देश हैं जो पूरे दुनिया की 60% की जो ज़रूरत है कोकोआ की, वो ज़रूरत पूरी करते हैं। आप ये इमेजिन करो, यानी ये दुनिया भर में जितना भी उत्पादन हो रहा है उसका 60% प्रोडक्शन केवल इन दोनों देशों से हो रहा है, इस कोकोआ का। अब सवाल यह है, कोकोआ है क्या एग्जैक्टली? तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल आपको देखने को मिलेगी, स्पेशली जो चॉकलेट्स के लिए उगाई जाती है। जैसा आप देख पाओगे, चॉकलेट के अंदर कोकोआ पाउडर का यूज़ होता है ना। ये बेसिकली एक ऐसी फसल है, अगर आप देखोगे तो, जो कि ज़्यादातर साउथ अमेरिका में, स्पेशली जो अमेजन बेसिन वाला रीजन है वहाँ पर देखने को मिलती है। स्पेशली जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है उसके आसपास ये फसल सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगी। लेकिन कोकोआ को ग्रो करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पर सी लेवल जो है हमारा, उससे 300 मीटर की ऊंचाई पर जाना होगा। और इस फसल को लगाने के बाद में जो बारिश है दोस्तों, वो 15 से 2000 mm के आसपास की चाहिए होती है। टेम्परेचर की बात करेंगे तो 15 से लेकर 39 डिग्री जो ये सेल्सियस का टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। अगर ज़्यादा कम होगा तो दोस्तों यहाँ पर फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। मिट्टी की बात करेंगे तो डीप और ड्रेन्ड सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है यहाँ पर कोकोआ के लिए। ज़्यादातर जो कोकोआ है वो थोड़ा सा जो क्ले वाली मिट्टी होती है ना, उसके अंदर में ये उगाई जाती है। बाकी अगर आप देखोगे दुनिया में सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में कौन कौन से देश हैं जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं कोकोआ के? तो दुनिया में जो कोकोआ बीन्स हैं उसका 70% कॉन्ट्रीब्यूशन सीधा वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आ रहा है, जिसमें आइवरी कोस्ट है, घाना है, नाइजीरिया है एंड देन कैमरून है। अब जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर कोकोआ को कल्टीवेट करता है। इंडिया में स्पेशली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर इस कोकोआ को ग्रो किया जाता है। क्लियर? चलिए आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा है। इसी प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में भरपूर मात्रा में आपको डेटा मिलता है।
वही सारी चीज़ें आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में कंपाइल करके इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, अपने पास में स्टोर करके पढ़ सकते हो, बट उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। सारा कंटेंट डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। नहीं तो फिर हमें पीडीएफ स्टोर करने पड़ते हैं, स्टोरेज के इश्यूज़ होते हैं, है ना, उसको समझना फिर दिक्कत रहता है। बट वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट की हेल्प हो जाती है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको इस प्रकार का मैसेज करना है, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि आपको किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्लीज़ मेक श्योर क्या कीजिए, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया गया है, तो आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। बात हो रही है लियानास के बारे में। अब ये लियानास क्या होते हैं, एक नया यूनिक टर्म चर्चा में, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बहुत हैं। ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी को बहुत पसंद है। लियानास दोस्तों आज के समय पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमारे पृथ्वी पे जो कार्बन सिंक है दोस्तों, उसके लिए एक खतरा पैदा कर रहा है। पूरा मैटर क्या आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्या राइटर बोलते हैं वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर इस न्यूज़ को समझो। अब दुनिया भर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान इंक्रीज हो रहा है, और तापमान बढ़ने की वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। अब तापमान जो बढ़ रहा है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बहुत सारा जो कार्बन है वो हम रिलीज़ कर रहे हैं, यानी पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब होता क्या है, इसी कार्बन को जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमको उसके बदले ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई उसी पोल्यूशन को वो एब्जॉर्ब करके उसके बदले में हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इन पेड़ों की ये कार्बन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को कम कर रहा है ये लियानास। अब ये लियानास क्या है, लियानास बेसिकली यहाँ पर एक और प्लांट है, एक पौधा है जो कि क्या कर रहा है, पेड़ को पूरी तरह से जकड़ लेता है। एक ऐसा प्लांट जो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल, और ये आप देख पाओगे, मान लो नीचे पेड़ है और ये इस तरीके से यहाँ पर लियाना है इसके ऊपर जो कि लिपटा हुआ है, पूरी तरह से लिपटने इतना फ्लैक्सिबल है कि पूरे पेड़ को यहाँ पर ये घेर लेता है, जकड़ लेता है चारों तरफ से। इसकी इतनी लंबी लंबी यहाँ पर शाखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि इससे क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो अफेक्ट होते हैं, नेचुरल ट्रीज़ अफेक्ट हो रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, जो ट्रीज़ की क्षमता है काम करने की वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये आप देख पाओगे, लियानास इस तरीके से यहाँ पर पकड़ ले रहे हैं, जकड़ ले रहे हैं एक पेड़ को। अब जब बात आती है क्लाइमेट के टर्म्स में, तो लियानास की जब बात करोगे तो यहाँ पर मॉइस्चर, टेम्परेचर, इसका भी कोई ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। ये लंबे समय तक यहाँ पर टिके रहते हैं और पेड़ को जकड़ के रखते हैं, और अपनी क्लाइंबिंग टेक्निक, यानी कि इस तरीके से पेड़ चढ़ता चला जाएगा, ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ये पौधा एक पेड़ को पूरी तरह से घेर लेगा, जिसकी वजह से एक नॉर्मल पेड़ के लिए क्लाइमेटिक स्ट्रेस क्रिएट होगा। समझ गए, वो जो पेड़ है ना ही यहाँ पर वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ना ही यहाँ पर उसको प्रॉपर वाटर मिल पाएगा, ना ही प्रॉपर सनलाइट मिल पाएगी, तो जिसके बाद में वो जो पेड़ है वो अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे खो देगा। ठीक है, उसके अलावा कार्बन को एब्जॉर्ब करने की पावर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगेन हमारे एनवायरनमेंट के लिए और एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर रहा है। वैसे ही हम बहुत सारे चैलेंज के साथ में गुजर रहे हैं। तो ये है लियाना, ध्यान रखिएगा। फिर इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है इस लियाना का इम्पैक्ट हमारे जंगलों पर या फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर क्या पड़ेगा। जैसे जैसे लियाना बढ़ता चला जाएगा, ये वाला पौधा और इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारे पूरे के पूरे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर एक बुरा असर होगा, है ना। इससे सीधा सीधा जो हमारे पेड़ हैं उनके ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। जितनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी उतना ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पर ये बर्बाद करता चलेगा।
क्योंकि अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो इसमें से न्यूट्रिएंट की जो साइकिल है दोस्तों वो यहाँ पर पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना। ये यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये बढ़ता चले जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत है, समझ गए। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो कि हमारे द हिंदू अखबार में है और इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बात हो रही है डीप सी आइसोपॉड। आइसोपॉड एक प्रकार का एनिमल है, ठीक है, जिसकी एक नई प्रजाति को भी डिस्कवर किया गया है। और कहाँ पर डिस्कवर किया गया है? केरला के कोलम में। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उस नई प्रजाति का जो नाम है ना वो इसरो के ऊपर रखा गया है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो के बेसिस पर इसका नाम रखा गया। तो इस आइसोपॉड के बारे में जानेंगे। आइसोपॉड क्या है? वैसे जो आइसोपॉड है ना ये एक ब्रूसेथवा फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बट इसरो के ऊपर इसका नाम रखा गया है, इसलिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम अभी वैसे ब्रूसेथवा इसरो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इस प्रकार का एक स्पीशी जो कि यहाँ पर आपको समुद्र में देखने को मिलती है, समुद्र की गहराई में एक कीड़ा सा आपको ये नजर आएगा, जो कि रिसेंटली इसकी एक नई प्रजाति डिस्कवर की गई है केरला में। एक छोटा सा यहाँ पर फिश की तरह एक प्रजाति आपको ये देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। डिटेल से पढ़ोगे आइसोपॉड के बारे में तो कुछ इस प्रकार से ये आइसोपॉड नजर आता है ना। आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस जीनस से बिलोंग करने वाली ये सेकंड स्पीशी है जिसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया है, और इसरो के नाम से यहाँ पर इसको और ज़्यादा ऑनर आज के समय पर मिल चुका है। और इस प्रकार के जो आइसोपॉड हैं दोस्तों, इनमें जो फीमेल वाली स्पीशी होती है वो थोड़े लंबे समय तक वो थोड़ी सी बड़ी होती है मेल के कंपैरिजन में। जो फीमेल से वो ज़्यादा ग्रो करती हैं, लगभग 19 mm तक, है ना, उनकी लेंथ होती है, और 6 mm तक विड्थ होती है। जबकि जो मेल्स होते हैं इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ये क्लियर हो गया? ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कई बार अब आजकल ऐसे ही थोड़े उठपटांग से सवाल कभी कभी बीच में आ जाते हैं। अब बात आती है आइसोपॉड्स की, ठीक है। तो एक प्रकार का आइसोपॉड की स्पीशीज, सिंपल सी बात है। तो आइसोपॉड्स होते क्या हैं? देखो, आइसोपॉड यहाँ पर एक प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनकी पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बिना बैकबोन के वो जानवर होते हैं। तो आइसोपॉड भी उसी कैटेगरी में आता है। और ये आइसोपॉड जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं क्रुस्टेशियन ग्रुप से, ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्रैब आता है ना, केकड़ा, श्रिम्प, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसी में दोस्तों यहाँ पर ये आइसोपॉड्स आते हैं। आइसोपॉड अलग अलग प्रकार के हैबिटेट में रह सकते हैं, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, समुद्र की गहराई में, अलग अलग जगह पर दुनिया भर में यहाँ पर आइसोपॉड्स की स्पीशीज़ आपको नजर आएंगी। इनके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इनके शेप, साइज़ अलग अलग होते हैं दोस्तों। आइसोपॉड सारे एक जैसे नहीं दिखाई पड़ते, हालांकि फीचर्स इनमें सब एक जैसे होते हैं। इनके पास में जैसे अगर आप सभी आइसोपॉड को देखोगे तो 2 एंटीनाज होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर 2 पेयर स्पेशली एंटीना के देखने को मिलते हैं। कोई सा भी आइसोपॉड अगर आप देख लो, ठीक है, इनके अपने यहाँ पर आपको वॉकिंग लेग्स देखने को मिलेंगे, उस पैर पर यहाँ पर ये चलते हुए नजर आते हैं। आइसोपॉड्स की जब बात करेंगे तो इनका जो एब्डोमिनल सेक्शन है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है, यानी कि अगर आप ये हिस्सा देखोगे ये इनका एब्डोमिनल सेक्शन है। तो स्टमक का हिस्सा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी छोटा सा यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी ये जो स्पीशी है आइसोपॉड्स, इनकी आधी ज़िंदगी या आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ अगर आप देखोगे तो वो ओशन में ही पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। ज़्यादातर यहाँ पर फ्री लिविंग आपको स्पीशी नज़र आती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आइसोपॉड के बारे में कुछ बेसिक डेटा है जिसको ध्यान में रखा जा सकता है, स्पेशली फॉर द एनवायरमेंट। आगे आते हैं एक और टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए ऑब्वियसली बात है बहुत रेलिवेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम दोस्तों टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हुआ यह है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर में खबर छपी है कि जो सबडक्शन जोन है वो अभी डिस्कवर किया गया है गिब्राल्टर स्ट्रेट के अंडर में। तो एक नया सबडक्शन जोन बन रहा है। ये सबडक्शन जोन बनता कैसे है इसके बारे में जानेंगे। ये टेक्टोनिक प्लेट्स की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों। तो न्यूज़ ये क्या है वो तो हमने समझा, लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो एग्जाम में हमारे से पूछा जाएगा वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ सबडक्शन जोन के बारे में, या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबडक्शन जोन एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 2 हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा रही होती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती हैं। चढ़ने का मतलब एक प्लेट जो है ना दूसरे को दबा देती है, एक नीचे चली जाती है, एक ऊपर चली जाती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की तो आपको पता है हमारे पृथ्वी पर
कई सारी आपको टेक्टोनिक प्लेट्स देखने को मिलेंगी और वो सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कई बार भूकंप आते हैं आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से भी, है ना। तो पृथ्वी के नीचे जो ये प्लेट्स प्रेजेंट हैं दोस्तों, इनका मूवमेंट अलग अलग तरीके से होता है। एक तो होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी प्लेट्स आपस से एक दूसरे से दूर भाग रही होती हैं। एक होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, यानी आमने सामने आकर टकरा रही होती हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, यानी इस तरीके से मूवमेंट होता है, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, इस तरीके से। तो जो सबडक्शन जोन बनता है ना, वो इस तरीके से कन्वर्जेंट मूवमेंट में बनता है, ध्यान रखिएगा, जब दो प्लेट्स आपस में आमने सामने आ रही होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये वाली कौन सी है? ओशन प्लेट है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, और ये हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब ओशन प्लेट क्या होता है, ये थोड़ी ज़्यादा हैवी होती है। तो हैवी होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जब ये दो प्लेट आपस में टकरा रही होती हैं तो ये ओशन प्लेट क्या होगा, इसके नीचे धंस जाएगी और ऐसे यहाँ पर अंदर चली जाएगी। ये जो पॉइंट बना है दोस्तों, यही यहाँ पर सबडक्शन जोन कहलाता है। तो इसी प्रकार से एक नया सबडक्शन जोन हमने यहाँ पर देखा है। कहाँ पर? स्पेशली जो गिब्राल्टर स्ट्रेट है उसके जस्ट नीचे, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं दोस्तों? टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी पृथ्वी में नीचे प्रेजेंट यहाँ पर कुछ पीसेस हैं, कुछ लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना, और जो कि यहाँ पर कह सकते हो कि मूव करती रहती हैं हमेशा। और जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी आप देख पाओगे, इसमें बहुत कुछ मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर वाली जो प्लेट होती है ये लिथोस्फीयर कहलाती है, आप देख पाओगे। यहाँ पे अर्थ क्रस्ट आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लेट्स वगैरह आपको नजर आएंगी। और जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही होती हैं, एक जो है दूसरे के नीचे स्लाइड कर जाती है, तब यहाँ पर वो सबडक्शन जोन कहलाता है। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स दोस्तों, ये क्या करती हैं, जब आपस में टकराती हैं, इनके जो मूवमेंट है उसकी वजह से कई बार भूकंप, सुनामी और वोल्केनोज जो हैं वो फटते हुए भी नजर आते हैं। ये जो सबडक्शन प्रोसेस होता है, ये कैसे होता है, जब दो प्रकार की लिथोस्फीयर, जैसे मैंने आपको बताया दो प्रकार की प्लेट्स, कौन कौन सी प्लेट, एक होगी कॉन्टिनेंटल प्लेट और होगी ओशनिक प्लेट, यानी एक समुद्र का हिस्सा होगा और दूसरा यहाँ पर एक ज़मीन वाला हिस्सा, सतह वाला हिस्सा। तो क्योंकि ओशनिक मटेरियल जो होता है ये ज़्यादा डेंसर होता है कॉन्टिनेंटल से, तो जब आपस में टकराती हैं तो ये ओशन वाली प्लेट जो है, ये आप देख पाओगे लिथोस्फीयर नीचे धंस जाता है, समझ गए। तो ओशनिक पोर्शन जो है सिंक हो जाता है, यानी कि नीचे चले जाता है इस कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर वाले, यानी कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट से। और यही सबडक्शन जोन जो है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। ये जो सिंकिंग प्लेट होती है, जो स्लैब होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेंड हो जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे चले जाता है। फिर नीचे यहाँ पर इतनी गर्मी की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें पिघल जाती हैं, समझ गए। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अब सबडक्शन जोन जो है दोस्तों, वो आपको एक हॉर्स शू शेप में देखने को मिल जाता है। अगर हम देखें तो स्पेशली जो हमारा रिंग ऑफ फायर वाला रीजन है, रिंग ऑफ फायर यानी अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से इधर जाओगे और इधर से यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये आधा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो गई, ऊपर चाइना वगैरह हो गया, इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे अमेरिका हो गया, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर रिंग बन रही है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और सबडक्शन जोन यहाँ पे बहुत सारे आपको नज़र आएंगे, और उन्हीं सबडक्शन जोन की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मूव कर रही होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे जो वोल्केनोज हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज प्रेजेंट आपको नज़र आएंगे, और बोला जाता है काफ़ी सारे अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं। दुनिया के बिगेस्ट अर्थक्वेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज यहीं पर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर रीजन में। और ये सारी चीज़ें जाती हैं किस चीज़ के पीछे? टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, आई होप इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। अब टेक्टोनिक प्लेट से वोल्केनोज या माउंटेन्स किस तरीके से बनते हैं, वो सब यहाँ पे दोस्तों एक दूसरा टॉपिक हो जाएगा, उसको और डिटेल से हमें समझना होगा। वो आप जब पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें जानने को मिलेगा। बट अभी यहाँ पर जो हमारे पास में जो चीज़ है, सबडक्शन जोन क्या होता है, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी था। उसके साथ साथ मैंने कुछ और बेसिक चीज़ें भी आपको बताई हैं। चलिए एक और टॉपिक, ये भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रेजेंट है, और यहाँ पे बात हो रही है अर्थ आवर के बारे में। आपने सुना होगा दोस्तों अर्थ आवर, एक टर्म जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहती है। हर साल हम 23 मार्च को, ध्यान रखिएगा अभी 23 मार्च निकल चुकी है, आज 27 मार्च है, तो 23 मार्च की रात में हम अर्थ आवर नाम का दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ है उस इवेंट को हर समय यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये अर्थ आवर क्या है दोस्तों, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं।
ये दुनिया भर में फॉलो किया जाने वाला एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में सभी जितने भी लोग हैं वो साथ में आते हैं और एक एक्शन लेते हैं। वो एक्शन ये है कि भाई अपनी जो लाइट्स वगैरह हैं वो 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इसको अर्थ आवर बोला गया है ना, ताकि हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। और इस पूरे अर्थ आवर नाम का जो इवेंट है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस अर्थ आवर की इस घंटे की शुरुआत हुई थी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साल 2007 में। भाई लोगों ने यहाँ पर सब साथ में आए, मिलियंस ऑफ लोग सब साथ में आए। और आज भी ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर अलग देशों के टेरिटरीज के सब साथ में आते हैं। हर साल 23 मार्च को क्या करते हैं, स्पेशली शाम 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में हम लोगों को एंकरेज करते हैं कि भाई आप अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दो, लाइट्स वगैरह बंद कर दो थोड़े समय के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए, 8:30 से 9:30 तक। यही अर्थ आवर कहलाता है, ताकि हम क्या कर सकें, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें, एनर्जी को बचाना सिखा सकें। क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जितनी लाइट जलती हैं आपको पता है उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, और एनर्जी कंजम्पशन के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में खतरनाक चीज़ यही है कि जैसे जैसे वो बनती रहती है तुरंत यहाँ पर उसको कंज्यूम करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट, सरकार हो गई हमारी, चाहे वो कंपनीज हो गई, वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सभी यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लाइटें नहीं हैं अपनी बिल्डिंग्स में वो सब बंद कर देती हैं। मॉन्यूमेंट्स तक में यहाँ पर सारी लाइट से बंद कर दी जाती हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, एक ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। और यहाँ पे हम समझाते हैं कि भैया एनर्जी कंजम्पशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जितना एनर्जी हम यहाँ पर बचाएंगे, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन बोल रहा था, कंजम्पशन बोल दिया, तो एनर्जी बचाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। तो ये होता है अर्थ आवर, और अर्थ आवर का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी कौन सी है, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में भी आपने पता होना चाहिए, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। तो एक प्रकार की इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जिसको बोलोगे। इस बॉडी को 1961 में बनाया गया था। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड के अंदर में, ताकि जो भी यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ में जो ऐसी स्पीशीज़, ऐसी प्रजातियाँ जो काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं, उनको बचा सकें। हमारा जो प्लानट है, हमारे प्लानट का नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको बर्बाद होने से रोकने का एक मेन मिशन होता है इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है दोस्तों, ये बड़े सारे पार्टनर्स के साथ में काम करता है। इसमें अलग अलग सरकारों, अलग अलग गवर्नमेंट्स आपको नज़र आएंगी, इंडस्ट्रीज़, लोकल कम्युनिटीज़, ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि कुछ सोल्यूशंस को यहाँ पर फाइंड कर सकें। कैसे हम अपने नेचुरल वर्ल्ड को बचाएं, प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में यहाँ पर ये डिस्कशंस करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, सिंपल। चलिए एक और टॉपिक, ये टॉपिक आप लिंक कर सकते हो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ के सेक्शन में। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ को लेकर भी आपका एक सिलेबस का टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप वहाँ पे लिंक करो। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उषा मेहता जी के बारे में, और जो कांग्रेस रेडियो है दोस्तों, रेडियो के बारे में आपने सुना होगा, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल था, उस रेडियो में उषा मेहता जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। तो इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में दोस्तों एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर में एक टॉपिक पब्लिश किया गया है। समझाया गया है उषा मेहता जी के बारे में, इतिहास में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा, अचानक से इंडियन एक्सप्रेस ने क्यों आर्टिकल पब्लिश कर दिया? अचानक से पब्लिश करने के पीछे का रीज़न है यहाँ पर ये खबर। भाई एक मूवी यहाँ पर हाल ही में रिलीज़ की गई है, और वो जो पूरी पिक्चर बनाई गई है वो यहाँ पर उषा मेहता जी के बायोग्राफी के ऊपर बेस्ड बनाई गई है। उषा मेहता जी जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर भी हैं। इनका जन्म हुआ था एक गांव में, स्पेशली सारस नामक गांव में, गुजरात के सूरत के पास, सन 1920 में। और बोला जाता है ये बहुत ही ज़्यादा एक सच्ची गांधीयन थी अपने हार्ट से। पॉपुलरली यहाँ पर इनको उषा बेन के नाम से सब लोग जानते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर जब ये आर्ट की हुई 1928 के अंदर में, क्योंकि 1920 में जन्म हुआ तो 1928 में 8 साल की पूरी हो गई थी। 8 साल में ही दोस्तों इन्होंने एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट में मार्च हुआ था, उसमें दोस्तों हिस्सा लिया। स्टार्टिंग आप इमेजिन करो 8 साल की उम्र में। फिर 1942 के अंदर 1942 में क्या होता है, ये और इनके साथ के जो लोग थे इन सब ने मिलकर एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो बनाया। कांग्रेस रेडियो ये बनाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर। एक ऐसा रेडियो जिसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था ताकि लोग जान सकें, जो पब्लिक थी, जो इनसे कनेक्टेड पब्लिक थी, उनको जो फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स हैं उनके जो कदम है ना, वो उसके बारे में पता चल सके।
तो एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया गया इस रेडियो से। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे इनका रोल बढ़ता चला गया, क्योंकि जब यहाँ पर वॉर की शुरुआत हुई 1939 के अंदर में, तो ब्रिटिश थे, उन्होंने कई सारे जो रेडियो लाइसेंस है वो सब सस्पेंड कर दिए थे पूरे के पूरे एम्पायर के अंदर में। तो जितने भी ऑपरेटर्स काम वगैरह कर रहे थे, है ना, उनको पनिशमेंट वगैरह दी जा रही थी अगर वो यहाँ पर फिर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो। और इसी केस में दोस्तों यहाँ पर ये जो उषा मेहता जी थी, इनके साथ साथ यहाँ पर कुछ और लोग, बाबू भाई खक्कर, है ना, वितलबाई झावेरी, उसके अलावा चंद्रकांत झावेरी जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे। ये सब यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस रेडियो नाम की जो चीज़ थी, इस रेडियो को ऑर्गेनाइज करने में शामिल थे। अब क्या हुआ, ये पांचों लोग यहाँ पर कह सकते हो ब्रिटिशर्स के नज़र में मुजरिम साबित हुए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इनको एक्यूज़ किया कि भाई इस प्रकार का इक्विपमेंट इन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। अब होता क्या है, इनमें से बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर दो पर्सन जो थे ये कहीं ना कहीं निर्दोष साबित हुए। फिर उषा मेहता जी, बाबू भाई और चंद्रकांत जी, इनको यहाँ पर कुछ समय के लिए सज़ा मिली। फिर उषा मेहता जी यहाँ पर जेल से छूटती हैं, स्पेशली पुणे के एरावाड़ा जो जेल है वहाँ से छूटती हैं मार्च 1946 में। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। और फिर उसके बाद में इनको रेडियो बेन के नाम से भी यहाँ पे हम लोग देखने लगे। तो इनके बारे में कई सारी चीज़ें और भी आपको नज़र आएंगी। ये पूरा मैटर क्या था वो मैंने आपको समझाया। स्पेशली यहाँ पर जैसे मैंने बोला, हमारे सिलेबस में पर्सनैलिटी इन न्यूज़ का एक सेक्शन है, वहाँ पर इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। सिंपल सी बात है यार, ध्यान रखना होगा आपने प्लीज़। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेना और इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जान लेना। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ये हमारे यूपीएससी के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में हम इसको लिंक करेंगे। सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने डायरेक्टली इस आर्टिकल को रिलीज़ किया है। तो हुआ क्या है दोस्तों, चौथा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, इस मंच को ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस मंच का चौथा एडिशन अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये आखिरकार ऐसा मंच क्या है दोस्तों, इस मंच को जानने से पहले ये जान लो ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ क्या है। ठीक है, तो एससीओ पता चल जाएगा तो अपने आप में इस मंच के बारे में पढ़कर भी आपको मजा आएगा। तो दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जिसमें यहाँ पर कई सारी कंट्रीज आज के समय पर इसका हिस्सा हैं। उन कंट्रीज की सरकारें यहाँ पर आपस में मिलकर काम करती हैं। इस पूरे बॉडी को बनाया गया था साल 2001 में कुछ देशों के माध्यम से मिलकर, जैसे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। ये कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने स्टार्टिंग में 2001 में इस पूरे ग्रुप को बनाया। और पहला सम्मेलन यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हुआ चाइना में 2001 के अंदर में। फिर धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज़ दोस्तों यहाँ पर इसका हिस्सा बनती चली गई, कुछ और कंट्रीज़ यहाँ पर ऐड हुई तो इसमें संख्या बढ़ती चली गई। जैसे मैंने बोला 2001 में शुरुआत हो गई, है ना। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन केवल शंघाई 5 के नाम से जाना जाया करता था, क्योंकि 1996 तक दोस्तों केवल इसमें 5 देश हुआ करते थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। इस वजह से इसको शंघाई 5 बोलते थे। लेकिन यहाँ पर साल 2001 में उज्बेकिस्तान भी इसमें ऐड हो गया, तो उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया तो उसका नाम बदल दिया गया कि भाई अब तो 5 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, और ना 5 हटा के यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। फिर 2015 में यूएफए में रशिया में स्पेशली जो एससीओ इन्होंने डिसाइड किया है इंडिया पाकिस्तान को भी एज अ फुल मेंबर ऐड करेंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान ने 2016 में दोस्तों फाइनली एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन कर दिया, और धीरे धीरे करके यहाँ पर कुछ टाइम बाद इंडिया पाकिस्तान 2017 में स्पेशली एज अ फुल मेंबर बन गए। तो 5 तो थे ही, 6 और 7 ये 2 मेंबर्स और ऐड हो गए। सॉरी 6 तो थे, क्योंकि 5 तो स्टार्टिंग में थे, बाद में उज्बेकिस्तान ऐड हुआ, 6 हो गए, है ना। फिर इंडिया पाकिस्तान जुड़ गए, इसमें 8 हो गए। फिर 2021 में दोस्तों ईरान को यहाँ पर एक फुल मेंबर बनाया गया। तो इस तरीके से आज के समय पर मेंबर्स में बात करते हैं तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, मेन मेंबर्स हमको नजर आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो एससीओ क्या है ये आपको समझ में आएगा, ये सारे मेंबर्स इसके। तो इन्हीं कंट्रीज़ के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके संबंधों को मजबूत करने के लिए, इनके रिलेशंस को और इस्टेब्लिश करने के लिए एक पूरा मंच यहाँ पर बैठाया जाता है जहाँ पर डिस्कशंस होते हैं। तो अभी यहाँ पर इसी का चौथा एडिशन न्यू दिल्ली के अंदर में ऑर्गेनाइज किया गया, यही तो न्यूज़ है। अब इस मंच पे क्या हुआ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ जो एससीओ की हिस्सा हैं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगी। यहाँ पर मेन मकसद है आपस में एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, स्पेशली छोटे छोटे बिजनेसेस को लेकर,
कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। प्लस इसी फोरम का मेन एक ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे साथ में मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ में मिलकर एंटरप्रेन्योरशिप यानी छोटे छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना, नए नए आविष्कारों को प्रमोट करना, इनोवेशंस को प्रमोट करना, है ना। प्लस जो कॉरपोरेट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच का जो गैप है उसको यहाँ पर कम करना, आपस में एक दूसरे के मार्केट को सपोर्ट करना, ठीक है। अपनी नए से नए जो अवसर हैं दोस्तों उसको यहाँ पर खोज कर निकालना है। और प्लस आपस में जो बॉर्डर एक दूसरे के पास में यानी जितनी भी कंट्रीज प्रेजेंट हैं, है ना, उनके इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत करना, ये सब यहाँ पर मेन मकसद है। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोरम का ध्यान रखिएगा। तो एसईओ क्या है, मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलिए एक और टॉपिक, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, द हिंदू में मेंशन किया गया है, जो हमारी आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने नोटिफाई किया है, कंटेंशियस फैक्ट चेक यूनिट टू डिस्प्यूट गवर्नमेंट मिस इन्फॉर्मेशन। पूरा मैटर है कि मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है पीआईबी फैक्ट चेक को लेकर। आपने पीआईबी फैक्ट चेक के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो डोंट वरी, सब कुछ क्लियर करूंगा। हुआ ये हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हमारी केंद्र सरकार की जो नोटिफिकेशन है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, एक पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट लानी है, एक नई बॉडी बनाने की बात कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके ऊपर रोक लगा रखी है कि भाई थोड़े समय के लिए रुक जाओ, है ना, अभी मत सेटअप करो इसे। तो ये यहाँ पर न्यूज़ आई, लेकिन अब इस न्यूज़ को डिटेल से हमें खंगाल कर पढ़ना है क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है एग्जाम देना है। तो समझेंगे हम ये पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है क्या। एक ऐसी बॉडी जिसको बनाया गया था नवंबर 2019 में। इसका मेन मकसद यहाँ पर यह है, सरकार के प्रति जो फेक न्यूज़ और फेक मिस इन्फॉर्मेशंस आपको नजर आती हैं उनको रोकना, बस ये मेन मकसद है पीआईबी फैक्ट चेक का। भाई जो लोग हैं उनको लगता है भाई गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, सीधा सीधा बता सकते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ डेटा है, फेक चल रहा है, आप इसको एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो पीआईबी फैक्ट चेक यहाँ पर उसको देखेगा, अगर सही है तो यहाँ पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर गलत है तो ऑब्वियसली बात उसको हटाया जाएगा। ये मेन इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। तो इस पूरे फैक्ट चेक को तैयार किया गया है ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत खबर है सरकार की पॉलिसीज़ को लेकर, सरकार के इनिशिएटिव या सरकार की स्कीम्स को लेकर, उसको ख़त्म करना ना। दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, अगर आप इसका हेड देखोगे, इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया जाता है एक सीनियर डीजी एंड एडीजी के लेवल के ऑफिसर्स के थ्रू। प्लस जो दिन भर की ऑपरेशंस होते हैं इस बॉडी के अंदर में वो सब हैंडल करता है आईआईएस ऑफिसर, यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का ऑफिसर। वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हेड करता है। और ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर हमारा पीआईबी यूनिट रिपोर्ट है, ये जो पूरा यूनिट होगा ये क्या करेगा, ये सारी के सारा डेटा, सारी रिपोर्ट्स प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के पास में प्रस्तुत करेगा। फिर पीआईबी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन काम करेगा, चीज़ें चेक की जाएंगी, देखा जाएगा, डिटेल्स चेक की जाएंगी, उसके बाद यहाँ पर उस पर टैग दिया जाएगा वो न्यूज़ फेक है या नहीं है। तो फैक्ट चेक का मैकेनिज्म क्या है, जो भी यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ईमेल पर या फिर वेबसाइट पर, भाई कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन वही क्वेरीज, वही प्रश्न यहाँ पर सुने जाएंगे किसी भी व्यक्ति के, अगर वो गवर्नमेंट से संबंधित होंगे तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जैसा इसमें पहले ही बोल दिया गया है, गवर्नमेंट के प्रति अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो केवल उसी को टैकल किया जाएगा इस पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से। क्लियर। चलिए एक और टॉपिक, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से आप इसको लिंक कर पाओगे। बात हो रही है जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक नई दवाई के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमारे इबोला वायरस से बचाने का काम करेगी, जिस वजह से ये पूरा मामला चर्चाओं में आ चुका है दोस्तों। और स्पेशली एग्जाम के लिए आपने पता होना चाहिए इबोला वायरस क्या है। जैसे डेंगू वायरस के बारे में यहाँ पर डेंगू के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, मलेरिया के बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, तो इबोला के बारे में भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। इबोला वायरस डिजीज़ की जब बात करते हैं दोस्तों तो बहुत मुश्किल से फैलती है, लेकिन काफ़ी खतरनाक तरीके से एक इंसान को बीमार कर सकती है। और ये जो वायरस है ये कई सारे वायरस की स्पीशीज़ के माध्यम से फैल सकता है। ठीक है, ये जो इबोला वायरस के केसेस है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका नाम बड़ा अजीब सा है इबोला वायरस, ये आया कहाँ से नाम। इबोला वायरस आया है इबोला नाम की नदी से। इबोला एक नदी बहती है अफ्रीका में, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास से एक गांव गुजरता है, वहीं से नदी बहती है, वहीं पर सबसे पहला केस आया था इस प्रकार के वायरस का। तो इस वजह से वहाँ से जो नदी बह रही थी उस नदी के ऊपर जो उसका नाम जो था उसी का नाम रखते हुए इस वायरस का नाम रख दिया कि भैया ये है इबोला वायरस, क्योंकि सबसे पहली बार ये यहीं पर देखने को मिला।
अब बोला जा रहा है कि ये जो वायरस है दोस्तों, ये जो बीमारी है, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। वो ऑब्वियसली बात है, किसी बीमारी का ट्रांसमिशन देख के हम पता लगा सकते हैं। इबोला वायरस जो है ना, ये एक प्रकार की ऐसी कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। कॉमन वायरस है, जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक इंसान के माध्यम से ये फैल सकती है। अगर एक इंसान का स्किन का कांटेक्ट या बॉडी फ्लूइड्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तब ये फैल सकती है। ठीक है, वैसे अगर पर्सन टू पर्सन देखोगे, वैसे काफ़ी अगर दूर से अगर हम बात करेंगे तो इसका फैलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो ये हवा से फैलता है, ना पानी से, ना खान पीन से। टच करके यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हो ये फैल सकता है। मतलब कोई एक बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट आए, पसीने के कांटेक्ट में आए, स्किन के कांटेक्ट में आए, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बोला कि अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो इबोला वायरस के कई सारे सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई पड़ते हैं अगर किसी को ये बीमारी होती है तो। लक्षण में अगर आप देखोगे तो 2 से लेकर 21 दिन में लक्षण नज़र आएंगे। स्पेशली अगर हम अगर देखें तो उल्टी होने लगेगी, या फिर ब्लीडिंग होने लगेगा, है ना, या फिर ब्रेन के अंदर में दोस्तों कई सारे इश्यूज़ क्रिएट होने लगेंगे इबोला वायरस के दौरान। सवाल यह है इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपाय क्या है। तो वैसे आज के समय पर कोई ऐसा जाना माना ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कुछ यहाँ पर वैक्सीन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, और कुछ थेरेपीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी के अंदर में, फ्लूइड जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में सबसे खतरनाक चीज़ यह है, लगातार जो लिक्विड है बॉडी का वो लॉस होने लगता है, फ्लूइड का लॉस होने लगता है। तो उस फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर उसका बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। बाकी मोर्टेलिटी रेट देखोगे तो अच्छी खासी लोगों की जान भी चली जाती है अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं इस बीमारी का। तो चलिए एक और रेलिवेंट टॉपिक जो कि अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बात हो रही है वेचुर काऊ के बारे में। अब वेचुर काऊ वैसे रिसेंटली न्यूज़ में थी, पूरा एडिटोरियल में डिस्कस किया था, आपको याद होगा। लेकिन काऊ के बारे में कुछ स्पेसिफिक डेटा है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिटेल से पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये न्यूज़ क्या है, खबर यह है, डॉक्टर सोसमा अय्यप्पे, तो इनको कह सकते हो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है वो बहुत अल्टीमेट है। इन्होंने क्या किया है, लगातार जो वेचुर काऊ है, स्पेशली एक ऐसी गाय जो केरला में देखने को मिलती है, और ये जो गाय है दोस्तों ये शॉर्ट होती है, थोड़ा सा यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो कम होता है। आप देख पाओगे नॉर्मल गाय का साइज़ ज़्यादा होता है, बट ये थोड़ी सी ड्वार्फ होती है। लेकिन ये इंडिया की खुद की ब्रीड है, तो इस ब्रीड की सुरक्षा, इस ब्रीड की प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ पर इनको ये पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्योंकि ये जो प्रजाति है गाय की, ये खत्म हो जाती अगर ये महिलाएं ना प्रेजेंट होती तो आखिरकार ये काऊ इतना इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में बहुत सारी जो छोटी छोटी काऊ की ब्रीड्स आती है जिनका साइज छोटा होता है, जिसको बोलते हैं ड्वार्फ कैटल ब्रीड्स, तो उन ब्रीड में से एक ब्रीड यहाँ पर वेचुर काऊ की भी है। ठीक है, इसको हम वेचुर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहीं पर वेचुर बेसिकली एक छोटे से जगह का नाम है साउथ केरला में, वहीं पर ये सबसे ज़्यादा ये वाली ब्रीड्स देखने को मिलती हैं। इनका कलर वैसे वज़न में हल्की हैं, रेड, ब्लैक, ब्राउन कलर की भी आपको ये नज़र आती हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं अगर आप देखोगे तो कितना भी टेम्परेचर गर्म हो उसको आराम से अडॉप्ट कर सकते हैं। मिल्क, जो दूध होता है वो बाकी सारी जो ड्वार्फ कैटल है उसके कंपैरिजन में बढ़िया यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, है ना। अच्छी बात यह है कि इन गायों को ज़्यादा कोई बीमारी नहीं लगती, है ना। बीमारी से यहाँ पर ये हमेशा बची रहती हैं, जो इन्फेक्शंस इनका कुछ नहीं करते, तो इस चक्कर में इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा बोला यह जाता है जो इन वेचुर काऊ से हमें दूध मिलता है दोस्तों, उस दूध के अंदर में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक ऐसा दवा का काम कर सकता है। ये खुद आयुर्वेदा ने खुद यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रखा है। तो ये जो वेचुर काऊ मिल्क है, बोला जाता है कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, कई सारी बीमारी को यहाँ पर ये ठीक कर सकता है। तो वेचुर काऊ के बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए एक और टॉपिक, हाँ ये टॉपिक भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब आज का डिस्कशन सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है गुलाल गोटा के बारे में। तो अभी परसों दोस्तों होली का फेस्टिवल हुआ है समाप्त। तो होली के दिन क्या होता है, इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन में एक नई चीज़ के बारे में यहाँ पर अनाउंस किया है। और वो नई चीज़ क्या है, वैसे ये नई चीज़ नहीं, मैं आपको बताऊँ 400 साल पहले भी दोस्तों इस प्रकार से गुलाल गोटा का इस्तेमाल किया जाता था। तो होली पर जयपुर का जो बहुत ही पुराना सेलिब्रेशन है गुलाल गोटा का, ये क्या है, गुलाल गोटा कैसे बनता है, ये एक नया तरीका है होली खेलने का, ये क्या, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आओ डिस्कस करते हैं।
गुलाल गोटा बनता कैसे है? गोटा बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे एक छोटा सा यहाँ पर ये गोला है जिसमें एक छोटा सा होल है। इसके अंदर में गुलाल भर के यहाँ पर फेंका जाता है या मारा जाता है। बहुत लाइट होता है ये बनता कैसे है? एक छोटी सी बॉल है जो कि LAC यानी लैक से बनाई गई है। ठीक है, अब होता क्या है, इसके अंदर में जो सूखा गुलाल है वो दोस्तों यहाँ पे भर दिया जाता है और ये गुलाल गोटा पिछले 400 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। स्पेशली जयपुर की रॉयल फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर इससे होली खेला करते थे इसी गोटे से। यहाँ पर आप देख पाओगे इसे खोला, इसमें गुलाल भरा और ऊपर से ये स्टिकर लगा दिया। तो ये जो गुलाल गोटा यहाँ पर अगर आप देखोगे इसे बनता कैसे है, तो इस गोटे को बनाने के लिए, वैसे हल्का होता है काफ़ी, तो इस गोटे को बनाने के लिए लैक का इस्तेमाल करते हैं। लैक क्या है ये अभी तो हमने पढ़ा था। तो जो कुछ कीड़े होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो इंसेक्ट कुछ एक सब्सटेंस अपने बॉडी से छोड़ते हैं। उसी रेसिनियस सब्सटेंस को लैक बोला जाता है दोस्तों। उसी लैक का इस्तेमाल करके जो चूड़ी वगैरह है वो बनाई जाती है, प्लास्टिक की। कई बार आपने देखा होगा ठोक टाक के चूड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो इस लैक को प्रॉपर शेप देकर इसमें कलर ऐड करके, रेड येलो ग्रीन जो भी ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से उससे गोटा इस तरीके का बनाया जाता है। फिर उसमें सूखा गुलाल भर के इसको फेंका जाता है। ठीक है, इससे यहाँ पर होली खेली जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, ये जो लैक होता है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ से लेकर आया जाता है। स्पेशली जो फीमेल इंसेक्ट होती हैं ना, उनके बॉडी से यहाँ पर वो ज़्यादातर इसको रिलीज़ करती हैं। ये जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं ये रेजिन, डाई, वैक्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो गुलाल गोटा कुछ ऐसा टर्म अगर चर्चा में आ जाए या कहीं पर फंस जाओ तो ऐसा ना हो कि भाई आपने पता ना हो, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक, ये भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। बात हो रही है गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये आइलैंड्स चर्चा में आ चुके हैं। देखो, आइलैंड का चर्चा में आने वाला जो रीज़न है वो थोड़ा सा यहाँ पर चिंताजनक है। ये जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय पर दोस्तों ये आइलैंड बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। जो विजिटर हैं, जो घूमने जाते हैं, उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं और संख्याओं बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर वो इस नेचुरल इकोसिस्टम को लगातार बर्बाद कर रहे हैं, जिस चक्कर में ये जो आइलैंड्स है वो पूरी तरह से खतरे में आ चुके हैं। तो एग्जाम के लिए जो ये प्लेसेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज़ का भी एक सेक्शन होता है, सिलेबस का हिस्सा है, तो पढ़ना होगा। तो गैलापागोस आइलैंड्स कहाँ पर है दोस्तों? पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। अगर हम देखें तो आपको नीचे साउथ अमेरिका नज़र आएगा। साउथ अमेरिका में चलते हैं। साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलेगा, गैलापागोस आइलैंड। और इस गैलापागोस आइलैंड्स को अगर डिटेल से देखोगे जूम करके तो इस तरीके से छोटे छोटे इसमें कई सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेटर वाले, क्योंकि ये हमारी इक्वेटर की लाइन जा रही है, इसी इक्वेटर पर यहाँ पर ये गैलापागोस आइलैंड्स बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है ये गैलापागोस आइलैंड्स कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं। यूनिक क्यों हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे आइलैंड हैं जो बहुत बहुत कम समय पहले बने हैं और अब कुछ ऐसे आइलैंड्स जो बहुत ज़्यादा समय पहले बन चुके हैं। यानी कुछ यंगेस्ट आइलैंड्स हैं जो अभी थोड़े समय पहले बने हैं, यानी 1 मिलियन साल से भी कम पहले यहाँ पर बने हैं, जिसमें है इजाबेला एंड फर्नांडिना। और सबसे पुराने आइलैंड्स गैलापागोस में आपको देखने को मिलेंगे एस्पेनोला एंड सैन क्रिस्टोबल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाओगे ये बहुत सारे बहुत पुराने वाले आइलैंड्स हैं। यहीं पर आप देख पाओगे कुछ नए वाले आइलैंड्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये नए वाले आइलैंड्स, पुराने वाले आइलैंड्स, ये कुछ यहाँ पर डेटा हमारे पास में मेंशन्ड है। बाकी गैलापागोस आइलैंड्स को डिटेल से देखोगे तो यहाँ पर एक सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट एजुल। लगभग 5541 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर एक चोटी आपको नज़र आती है। ठीक है, इन आइलैंड्स पर जो बारिश है वो काफ़ी कम होती है, नमी काफ़ी कम है, हवा कम आपको देखने को मिलेगी, वाटर टेम्परेचर भी नॉर्मल है। और इसी एरिया को यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था 1978 में। जो गैलापागोस आइलैंड्स हैं स्पेशली जाने जाते हैं अपने कुछ ऐसे एंडेमिक स्पीशी के लिए, यानी कुछ ऐसे जानवरों की वजह से जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, वो केवल गैलापागोस आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़े साइज़ का टॉर्टोइस, जिसको बोलते हैं जाइंट गैलापागोस टॉर्टोइस, तो ये केवल गैलापागोस आइलैंड्स में पाए जाता है। उसके अलावा मैरिन इगुआना, उसके अलावा फ्लाइटलेस कोमोरेंट, गैलापागोस पेंगुइन, ये कुछ ऐसे एनिमल है दोस्तों जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, केवल यहीं मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टैग है वो भी दिया गया था। तो गैलापागोस पेंगुइन की जब बात करते हैं तो ये इकलौते पेंगुइन है जो केवल गैलापागोस में पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हो इकलौते पेंगुइन है जो पूरे नदर्न हेमिस्फीयर में गैलापागोस पर आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए?
तो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, प्लीज़ याद रखिएगा। आगे आते हैं एक और टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए, बात आ रही है सी क्यूकम्बर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तो नहीं बट एसएससी जैसे कई सारे और वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में सी क्यूकम्बर के बारे में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। तो रिपोर्ट यहाँ पर या फिर जो आर्टिकल है वो हमें ये बताता है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि भाई जो ये सी क्यूकम्बर होता है, खीरे जैसा नज़र आ रहा है, समुद्र के अंदर में पाया जाता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे कोरल रीफ्स को बचा सकता है, कोरल रीफ्स की हेल्थ को मेंटेन रखने में यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ चुका है। चलिए बात करते हैं, समझते हैं आखिरकार जो ये सी क्यूकम्बर है ये एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर सी क्यूकम्बर एक बहुत बड़े एनिमल ग्रुप का हिस्सा है जिसको बोलते हैं एकिनोडर्म्स, उसका हिस्सा है। यानी कि एक ऐसा एनिमल है, ये भी इन्वर्टिब्रेट है, यानी इसकी कोई रीढ़ की हड्डी वगैरह नहीं है। ये ज़्यादातर समुद्र के सतह में जो सी फ्लोर होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो बॉडी का शेप है वो खीरे जैसा है, इस वजह से इसको नाम सी क्यूकम्बर दे दिया गया। ठीक है, इसके कुछ छोटे छोटे फीट नज़र आएंगे जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये चलता है और अपना जो फीडिंग वगैरह है, खाना वगैरह खाना है, वो यहाँ पर ये काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो डीप सी वाटर होता है, समुद्र की गहराई में दोस्तों ये सी क्यूकम्बर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा ये कुछ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस को यहाँ पर रिलीज करते हैं अपने बॉडी से। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जो सी क्यूकम्बर्स हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर में क्या होता है, सी क्यूकम्बर में एक खास बात होती है दोस्तों, होता यहाँ पर यह है, जो फीमेल वाला सी क्यूकम्बर होता है ना, वो अपने अंडों को, अपने एग्स को पानी में रिलीज कर देता है जब उसके एग फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसकी एक ये खास चीज़ है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है अंडों का वो बाहर होता है और बाहर धीरे धीरे यहाँ पर होकर वो फिर अंडों से यहाँ पे जो बच्चा है वो डेवलप होना शुरू होता है, सी क्यूकम्बर में स्पेशली। बाकी इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ध्यान रखिएगा। तो आईयूसीएन नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। यानी इसका जो कैसे कुछ शिकार वगैरह है वो आप नहीं कर सकते। कई बार यहाँ पर अवैध शिकार भी होता है सी क्यूकम्बर का। बाकी साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 में कवर किया, यानी कि इसका जो इलीगल व्यापार वगैरह है वो आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर काफ़ी सारी रोक टोक आपको यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है ना, अब चलिए आते हैं आज के अपने द हिंदू एडिटोरियल की तरफ। आज के अखबार में जब आप एडिटोरियल का पेज ओपन करोगे तो केवल एक एडिटोरियल हमारे एग्ज़ाम के लिए काम का है दोस्तों। ठीक है, और वो है आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला, अ क्राई फॉर हेल्प, अ कॉल फॉर रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। थोड़ा इमोशनल एडिटोरियल है जो हमारे सुमंत कुमार साहब इन्होंने डिटेल से लिखा हुआ है। मेंशन किया हुआ है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बट उस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या है राइटर का कहना है, आओ एक एक करके समझते हैं। राइटर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स का यूज़ करती हैं। इनका कहना यह है कि रिसेंटली एक खबर आती है कि बिहार का एक बच्चा, ठीक है, कोटा जाता है पढ़ाई करने के लिए और उसको इतना स्ट्रेस हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। अब देखो जो वर्ड है ना सुसाइड, मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगा वरना यूट्यूब इस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। उसकी जगह फेड अवे या कुछ ऐसा वर्ड यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर यह है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, वो पढ़ाई कर रहा था जेई एग्जामिनेशन की। होता यह है कि तैयारी करते करते वो यहाँ पर फेड अवे हो जाता है। और ऐसा केवल एक केस नहीं है, ऐसे आपको पिछले कुछ समय पर बहुत सारे केस नज़र आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केवल साल 2023 की बात करें तो साल 2023 में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर बोला जा रहा है जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान बच्चे हैं स्पेशली, जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं कोटा में, वो अपनी जान वहीं पर गंवा दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे, पुलिस के रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये काम 2022 में किया था। फिर यही बच्चे बढ़कर 18 हो गए 2019 में। 2018 में अगर आप देखोगे 20 थे वैसे, बट कोविड-19 के समय पर अगर हम बात करेंगे तो उस समय का डेटा प्रॉपर अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस समय पर सब घर पे ही थे, थोड़ा सा ऑनलाइन वगैरह कोचिंग वगैरह चल रहा था, आपको पता होगा। लेकिन जब जब यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग्स चली हैं तब तब इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमको नजर आए। जैसे राइटर ने यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे देश से अलग अलग कोने से निकल कर जाकर कोटा में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। कोई स्पेशली जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, जेई है, नीट है ना, उसकी तैयारी करते हैं। इंजीनियरिंग में जो जाना चाहता है, मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहता है, उसकी तैयारी करते हैं, उसके एंट्रेंस पेपर की तैयारी करते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं। क्योंकि कोटा में आपको पता है इस प्रकार के नीट जेई एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स आपको देखने को मिलेंगी।
कोचिंग का बिजनेस इतना ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का अप्रॉक्सीमेटली साल का रेवेन्यू है वहाँ पर। एजुकेशनल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ कोटा की। तो जो बच्चा है वो अपने गोल्स को परस्यू करने के लिए वहाँ पर जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है, हॉस्टल्स के अंदर में अब उसको रहना है, हर एक चीज़ से गुजरना है। बट यहीं पर कभी प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से वो क्या करता है, अपने आप को गिव अप कर देता है, फिर जाकर फ़ैन पर लटक जाता है। बट अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो हॉस्टल्स हैं कोटा के अंदर में, उन्होंने चीज़ों को अपग्रेड कर लिया है। जैसे उन्होंने जो पंखा होता है ना, जो छत में लगा हुआ होता है, उसमें कुछ डिवाइसेस लगा दिए गए हैं स्प्रिंग वाले, कि अगर कोई लटकना चाहे तो भी नहीं लटक पाएगा, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बालकनीज के अंदर में पूरी तरह से ग्रिल्स लगा दिए गए हैं, आयरन ग्रिल्स, पूरे बालकनी को कवर कर दिया गया है कि वो यहाँ से कूद नहीं सकता। ठीक है, बट ये सभी जगह पर मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। बट धीरे धीरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नए नए तरीके से एडप्ट किया गया है ताकि ये सुसाइड के केसेस को कम किया जा सके। दूसरे जो प्रिवेंटिव मेजर्स है दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, उन अभी अगर आप देखोगे तो लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे रूटीन टेस्टिंग को थोड़ा सा रोकने के लिए बोला है। क्योंकि कोचिंग में होता क्या है, कोचिंग में समय समय पर टेस्ट लिया जाता है, जो बच्चा अच्छा है उसको छांट के अलग निकाल लिया जाता है, फिर टेस्ट होगा उसमें से छांट कर फिर निकालेंगे, फिर टेस्ट होगा उसमें से छांट कर फिर निकालेंगे। तो कोचिंग वाले शुरुआत में ही यहाँ पर जो टॉप ऊपर की क्रीम है उनको निकाल ले रहे हैं, निकाल कर फिर उन्हीं पर काम चल रहा है, उन्हीं को ही पढ़ा रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपको यहाँ का खाना रहना सब कुछ फ्री, बस खाली मन लगाकर पढ़ो, आपको टीचर्स मिलेंगे, पर्सनली पढ़ाएंगे, ताकि वो बच्चा टॉप करे, वो बच्चा रिजल्ट निकाले। और रिजल्ट निकालते क्या होगा, उसका बड़ा सा फोटो पेपर पर लगा दिया जाएगा सामने, हमारी कोचिंग से पढ़कर ये बच्चा एंटर किया है। अब क्या होगा दोस्तों, उसको देखकर बाकी 1000 बच्चे फिर से एडमिशन लेंगे, हाँ भाई ये कोचिंग बढ़िया है। लेकिन कोचिंग में क्या हुआ, रूटीन टेस्ट ले लेकर यहाँ पर उन्होंने सबको छांट दिया। इसकी चक्कर में जो रूटीन टेस्ट हो रहे थे, वीकली टेस्ट हो रहे थे, कई बच्चे डिप्रेशन में आ गए। भाई अब तो हम गए, पहले टेस्ट में बाहर हो गए, अब तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर वाले बच्चे थे वो निकल गए, यहीं से बच्चा डिप्रेशन में आ गया। अभी तो बस गया ही था, वो तुरंत डिप्रेशन में आ गया। इस वजह से यहाँ पर चीज़ों को बदला गया। लोकल गवर्नमेंट ने अभी थोड़े समय के लिए जो ये रूटीन टेस्ट होता है इसको रोकने के लिए बोला। हॉस्टल के जो स्टाफ हैं दोस्तों, उनको ट्रेन किया गया है, जो वहाँ के वार्ड्स हैं उनको यहाँ पर ट्रेन किया गया है। और स्पेशली यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कोई स्टाफ है वो खाना देने गया है किसी बच्चे को, है ना, तो वो चेक कर सके, देख सके बच्चे के साथ क्या चल रहा है, बच्चा खाना छोड़ तो नहीं रहा है या खाना नहीं खा रहा है, खाने को छू ही नहीं रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ यहाँ पर गड़बड़ी नज़र आ रही है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। तो अब ये इस प्रकार की जो चीज़ें ऐड करी जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों सिचुएशन थोड़ी गंभीर है, सोचने का यहाँ पर एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप ये रिपोर्ट देखो, साल 2022 में एक डेटा आया है, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इंडिया 2022, ये रिपोर्ट आई है 2022 में। इस रिपोर्ट के अंदर में दोस्तों अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है 13,044 इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय बच्चे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ये यहाँ पर सिचुएशन है दोस्तों। फिर कुछ और डेटा अगर आप देखोगे तो ये जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 2021 में 13,090 के आसपास थे, 2020 में 12,526, 2019 में 10,335, ऐसे कई सारे केसेस दोस्तों। कहने का मतलब है 2007 से अगर 18 के बीच में देखें तो 95,000 से ज़्यादा, या कह सकते हो लाख के आसपास, क्योंकि ये वो डेटा है जो रिकॉर्ड किया गया। काफ़ी सारा ऐसा डेटा होता है जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। इतने बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो कि अपनी जीवन को खो चुके हैं। तो ये एक गंभीर विषय है जिसके बारे में राइटर ने इस मुद्दे को उठाया है। अगर हम बात करेंगे इन बच्चों में अगर आप देखोगे तो 53.7%, यानी आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 25 से कम उम्र थी। बट स्टार्टिंग में ही यहाँ पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर में आ गए कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा और इस प्रकार के केसेस इंक्रीज हुए। रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, सबसे मेन पॉइंट। अब होता यहाँ दोस्तों यह है कि अगर हम मॉडर्न इंडिया देखें तो यहाँ पर लोगों के पास में जॉब की कमी है, प्रॉपर नौकरियां नहीं प्रेजेंट हैं, आपको पता है। अब नौकरियां प्रेजेंट नहीं है, दूसरी तरफ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी संस्थाओं में जो सीट्स हैं उसकी जो नंबर है वो भी लिमिटेड है।
अब सीट्स का नंबर लिमिटेड है तो लोग बच्चे को यहीं पे टेंशन बढ़ गई, भैया सीट बहुत कम हो, जैसे तैसे निकालना होगा एंट्रेंस पेपर। दूसरी तरफ प्राइवेट कोचिंग करनी होगी, अब प्राइवेट कोचिंग है तो वहाँ पर फीस बहुत हाई है, रहने का खर्चा, हॉस्टल खर्चा, अब ये बच्चे को और टेंशन में डाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ता हुआ चले जा रहा है, बच्चों में प्रेशर और इंक्रीज हो रहा है। फिर उधर से पेरेंट्स का प्रेशर, भाई हमने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, हमें अब की बार यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर चाहिए। बच्चा और प्रेशर में आ गया। बच्चा तो सोच रहा था यार माँ बाप के साइड से सपोर्ट मिलेगा, मैं उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूँगा, बट उन्होंने इधर से और जोर दे दिया। अब क्या होगा, बच्चा यही सोच रहा है क्या मैं इन सब की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँगा, क्या मैं यहाँ पर इन सब की जो ये सोच है उसको पूरा कर पाऊँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा। इसी सोच के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको AISHE बोलते हैं, इनकी रिपोर्ट है 2019-20 की। उस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया कि सिर्फ 21.4% के आसपास जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे थे जो अंडर गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन थे, 78.6% प्राइवेट एंटिटीज़ के अंडर में थे। फिर ऐसे यहाँ पर दोस्तों और कुछ नज़र आया। 2008 के अंदर एक स्टडी हुई थी लेंसेट की, उसने रिवील किया बहुत सारी जो सुसाइड्स हैं दोस्तों, वो केवल इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में आपको देखने को मिलेंगी। कई सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वहाँ पर होती हुई देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है बच्चे के प्रति। वो छोटा सा बच्चा फिर अब लास्ट में सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लास्ट में फिर उसको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आता है। ये यहाँ पर बोला गया। इस मॉडर्न इंडिया के अंदर में हमें एक बदलाव करना होगा। राइटर का सबसे अहम पॉइंट यहाँ पर, राइटर ये बोलते हैं कि सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार यह है, हमें फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर में शिफ्ट्स करने होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम चाहते हैं बच्चे और परिवार दोनों का कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों का प्रॉपर अगर कनेक्शन नहीं होगा बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, सीधा यहाँ पर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और माँ बाप को अपने बच्चे की क्षमता को समझना होगा, उसकी एबिलिटी कितनी है, क्या वो कर सकता है, ये समझना ज़रूरी है। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, ये बिल्कुल कह सकते हो बिटर ट्रुथ है। हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसके बेसिस पर उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसका टैलेंट क्या है, उसके स्किल क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ पे हमें उसको आगे भेजना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बच्चे के साथ में पेरेंट कंट्रोल जैसी चीज़ आ रही हैं। पेरेंट्स यहाँ पर उसको ज़बरदस्ती अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर, बच्चा वो करना चाहता है नहीं करना चाहता, ऐसा ज़्यादातर आपको नज़र आएगा। लेकिन क्या, हाँ पेरेंट्स भी दोस्तों ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही सोच रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे जाएगा, अच्छी लाइन पकड़ेगा, बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा, सही चीज़ है वो भी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसी पेरेंट कंट्रोल के चक्कर में जब पेरेंट्स वो चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा बच्चों के साथ में घुलना होगा, मिलना होगा, समझना होगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझना होगा उसकी एबिलिटी को, उसकी क्षमता है करने की या नहीं है। एट द लास्ट कहीं ऐसा ना हो फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को फिर रिग्रेट करना लग पड़े, पछताना पड़े, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स है या फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें एक शिफ्ट की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, यंगर जनरेशन को समझने की ज़रूरत है। बच्चे अगर ये नहीं कर रहा तो उसके पास में कोई और ना कोई और स्किल है, क्योंकि इंसान के पास में कुछ ना कुछ स्किल प्रेजेंट है। सभी को पता है, आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी है, सभी के अंदर कोई ना कोई खूबी है, बस प्रॉब्लम क्या है, वो पहचान नहीं पा रहा है। जिस दिन वो पहचान गया वहीं से फिर वो सारे के सारे रास्ते खुलते चले गए, समझ गए। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा इशू। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। ये एडिटोरियल बढ़िया लगा, हमारे स्पेशली मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी आज के द हिंदू अखबार में एक और टॉपिक है, बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में। देश में रोजगार किस स्तर पर है उसको लेकर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आया है। इन्होंने ये दर्शाया है देश में जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती गई है पहले कुछ सालों में। साल 2000 से अभी तक देखोगे तो बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कोरोना के बाद में थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है वो हमको यहाँ पर नज़र आया है, वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन किया गया। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर का कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, कितनी वर्कर पॉपुलेशन रेशो है, काम करने वाले लोग हैं, कितने बेरोजगार लोग हैं, इन सब का डेटा यहाँ पर तैयार किया गया है। स्टडी ने जैसे मैंने बोला ऐड किया, ये बोला कि हाँ बिल्कुल देश में बेरोजगारी है, पढ़े लिखे जो लोग हैं स्पेशली उनके पास में भी जॉब्स आज के समय पर प्रेजेंट नहीं है, ना ही हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पा रहे हैं।
लेकिन द थिंग इज 2019 के बाद में जो सिचुएशन है या 2020 कोरोना के बाद में सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन वो 2000 वाली टक्कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि आज के समय पर 2000 के कंपैरिजन में ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख पाओगे जो लाइट वाला कलर है ये है साल 2000, फिर थोड़ा डार्क वाला 2012, देन 2019, देन 2022। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से चल रही हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे पुरुषों की, तो पुरुष में इस तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रहा है ना। स्टार्टिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, अब थोड़ा सा और बढ़ चुका है ना। यही सिचुएशन सब जगह पर है। तो 2022 में थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 90% अभी भी जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल वर्क कर रहे हैं बिना किसी एग्रीमेंट के। जब चाहे तब यहाँ पर उनकी नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ सकता है। उनके पास में इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स से यहाँ पर चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। लेकिन इंडिया में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, लोगों में स्किल्स की कमी है। हर चीज़ हम ये नहीं दर्शा सकते। देखो, एक तरफ लोग पढ़े लिखे हैं, प्रॉब्लम यह है कि कई बार लोगों में स्किल्स की कमी है। स्किल्स क्या है, मतलब वो अभी जो यूथ हैं 75% यूथ ऐसे हैं जिनको ईमेल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो ईमेल यहाँ पर सेंड नहीं कर पा रहे हैं अटैचमेंट के साथ, जहाँ पे हम अटैचमेंट ऐड करते हैं। 60% ऐसे हैं जो यहाँ पर फाइल्स को कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 90% ऐसे हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर स्प्रेडशीट में रख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। स्किल्स के भी कई सारे इश्यूज आपको नजर आएंगे, बट उसके लिए यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, बट स्किल्स को इंप्रूव करो। स्किल्स इंप्रूव करने के प्रोग्राम स्कीम्स वो स्टार्ट करो। अब बात आती है वाइडनिंग जेंडर गैप। तो एक चीज़ और है, प्रॉब्लम ये भी है कि जो जेंडर गैप है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। स्पेशली यहाँ पर जो वेमेन को रोज़गार मिलना था वो यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। वेमेन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया है। उनके साथ में अभी भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू रहा है। स्पेशली यहाँ पर कई सारी महिलाएं वो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, इवन बीएड किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी वो किसी चीज़ में नहीं है, या कह सकते हो कहीं पर भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में। तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी सैडनिंग ऑब्वियस सी बातें यहाँ पे नज़र आती है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। वो एडिटोरियल नहीं है, थोड़ा सा आर्टिकल था जिसके बारे में हमने अभी कवरेज किया। क्लियर हो गया दोस्तों, मज़ा आया। आज के डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हैं, छोटे पैकेट बड़े धमाके के अंदर में ना। अब आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये क्या है? तो एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।